उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एक प्रश्न दिए थे और उसी के आंसर फॉर्मेटिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न था, एक ही प्रश्न था, दो तरीके से दिया गया था। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को बतलाएं एवं उस पर बौद्ध धर्म के प्रभाव की चर्चा करें। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म के प्रभाव पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है। और अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो भी बौद्ध धर्म के प्रभाव की चर्चा तो करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक सामान्य परिचय देना है। दूसरा प्रश्न है, पाल कला ने बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा में नए आयाम स्थापित किया, विवेचना करें। तो ये आप देखिए, समृद्धशाली कला परंपरा में नए स्थान जो है ना, या नए आयाम कहाँ तक स्थापित किया। तो यहाँ थोड़ा बहुत जो है ना आपको आलोचना का भी अवसर मिलेगा। विवेचना करे दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत आप आलोचना भी कर सकते हैं। तो आइए आंसर फॉर्मेटिंग देखते हैं। इसी के आधार पे आप अपना आंसर फॉर्मेट कीजिएगा या वहाँ लिखिएगा। ये तो सभी लोग रट करके याद करके लिखते हैं इसका आंसर, लेकिन उसमें भी कुछ नवीनता अगर आप लाते हैं तो आपको 1-2 नंबर अधिक मिल सकते हैं। उत्तर प्रारूप में भूमिका या परिचय सबसे पहले आप देते हैं। तो भूमिका या परिचय की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसी तरह का एक आप परिचय देंगे, सामान्य परिचय या भूमिका शुरू करेंगे कला की परिभाषा को देते हुए, ठीक है। फिर मौर्य कला से लेकर के आप बताएंगे कि किस तरह से मौर्य कला से लेकर के बिहार में कला का विकास हुआ और पाल कला तक कैसे विकास हुआ। एक लाइन वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। पाल कला द्वारा बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया गया, ठीक है। यानी पाल कला ने बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया। तत्कालिक जनजीवन का चित्रण भी इस पे मिलता है, यहाँ यहीं पे आप लिख सकते हैं। और पाल कला पर बौद्ध व हिंदू धर्म का प्रभाव है, ठीक है। बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रभाव ये भूमिका में लिख सकते हैं या परिचय में लिख सकते हैं। मैं कहूँगा एक लाइन इसमें और आप जोड़ सकते हैं कि वर्तमान बिहार सरकार द्वारा पाल कला से संबंधित जो अवशेष हैं उन अवशेषों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और बुद्धा स्मृति पार्क और जो है ना बिहार म्यूजियम में पाल कला से संबंधित जो अवशेष हैं या जो मूर्तियां हैं उसको संरक्षित कर रखा गया है। तो एक लाइन और भी आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न पारंपरिक प्रकृति का है, अतः इससे संबंधित तथ्यों को कंठस्थ कर लें। इसका मतलब इसको रट करके याद करना है। सिंपल भाषा में कहें तो रट करके इसको याद करना है। पाल कला की विशेषता की बात करें तो पाल कला को स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला में विभाजित करके आपको लिखना है, ठीक है। तो पाल स्थापत्य कला, सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करेंगे तो अधिकांशतः स्थापत्य ईंट निर्मित है, ठीक है। अधिकांशतः है, पूरी तरह से नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इस पे पड़ता है। महाविहार, स्तूप एवं चैत्य का निर्माण हुआ। आप यहाँ पे महाविहार, स्तूप और चैत्य का रेखा चित्र भी बना सकते हैं और ज़रूर बनाएंगे। महाविहार कहाँ कहाँ से? विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुरी से महाविहार के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से स्तूप जो है, स्तूप भी मिला है। तो रेखा चित्र द्वारा स्तूप की संरचना को आप दिखा सकते हैं। चैत्य जो पूजा स्थल होता था, चैत्य परंपरा का भी विकास होता रहा। ये भी रेखा चित्र से चैत्य को दिखा दीजिए। और एक मानचित्र बिहार का बना करके, एक रफ मानचित्र बना करके इन साइट्स को दिखा दीजिए जहाँ जहाँ से
स्थापत्य कला या मूर्ति कला या चित्रकला के अवशेष मिला है। जैसे आप विक्रमशिला दिखा सकते हैं, उदंतपुरी दिखा सकते हैं, इसी तरह सरायकेला दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब जहाँ जहाँ से मिला, या क्षेत्र दिखा सकते हैं, नालंदा, गया, भागलपुर, ठीक है, जहाँ से या जहाँ तक पाल कला का प्रसार था। तो ये आप एक बिहार का मैप बना करके, रफ मैप बना करके उसको दिखाया जा सकता है। हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे विष्णुपद मंदिर गया, कहलगांव का गुफा मंदिर आदि, नागर शैली के मंदिर भी, मंदिरों पर भी इस कला का जो है ना प्रभाव पड़ा, ठीक है। या पाल कला इन मंदिरों पर भी उकेरी गई थी, ठीक है। तो हिंदू धर्म का भी प्रभाव था, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बौद्ध धर्म का तो प्रभाव था ही, आगे हम देखेंगे अच्छे से। पाल मूर्ति कला, स्थापत्य कला के बाद पाल मूर्ति कला, ठीक है। पाल मूर्ति कला में कांस्य निर्मित मूर्ति कला को सबसे पहले देखते हैं। ये विशिष्ट सूचक है। नालंदा, कुकरीहार, सुल्तानगंज से कांस्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है जो पालकालीन है। धीमन और बिठफाल जैसे मूर्तिकारों का उल्लेख मिलता है। धीमन और बिठफाल क्या है? पालकालीन कलाकार हैं, लेकिन क्या है, वो मूर्ति बनाते थे, ठीक है। मूर्तियां काफ़ी अलंकृत हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि फॉर्मेटिंग केवल बताया जा रहा है तो सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है, लेकिन एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर पाल मूर्ति कला में ही देखें, कांस्य निर्मित जो मूर्तियां हैं, ठीक है। कांस्य निर्मित मूर्तियों की बात करें तो धार्मिक प्रभाव, बुद्ध बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी बौद्ध धर्म का यहाँ प्रभाव है। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा विष्णु और बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हिंदू धर्म का भी प्रभाव है, यानी धार्मिक प्रभाव रहा। पाल मूर्ति कला पे धार्मिक प्रभाव रहा, जिसमें आपको बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा और हिंदू धर्म का प्रभाव रहा। प्रतीक जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्ध और बोधिसत्व तो आपको लिखना होगा, विष्णु और बलराम, ठीक है। तो ये याद करके लिखना होगा। तो कांस्यकालीन मूर्तियों के बाद देखें तो पत्थर पर निर्मित, यानी पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ भी हैं। काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ मिली हैं। पाल कला में बेसाल्ट पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ मिली हैं। कैसे बेसाल्ट पत्थर? काले बेसाल्ट पत्थर, हस्त निर्मित और शरीर के अग्रभाग का अंकन इसमें मिलता है, ठीक है। पश्च भाग जो है, ठीक है, सपाट होता है? तो ये आप दिखा सकते हैं। हस्त निर्मित है और शरीर के अग्रभाग का अंकन होता रहा है, और धार्मिक प्रभाव भी इस पे परिलक्षित होता है। धार्मिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अलावा मृन मूर्तियाँ, मृदभांड भी निर्मित किए गए। मृन मूर्तियाँ मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह भी निर्मित होते रहे, ठीक है। किसमें? मूर्ति कला में। अब पाल चित्रकला की बात करें तो दो प्रकार की है। पाल चित्रकला दो प्रकार की, एक तो पांडुलिपि पे चित्रकला जो की गई थी, पांडुलिपि पे, ठीक है, वो, और दूसरी जो है ये पांडुलिपि चित्रकला मुख्यतः ताड़ पत्रों पर बनाई गई, ठीक है। और ये लघु चित्र थे, यानी छोटे छोटे चित्र थे। और इसमें बात करें तो मुख्यतः गहरे लाल काले रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। गहरे लाल और काले रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दो प्रमुख उदाहरण हैं जिसको याद कर लेना है। पहला उदाहरण है जो पांडुलिपि चित्रकला है उसका,
उसका नाम है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परिमिता। नाम कठिन है लेकिन बिना याद किए काम नहीं चलेगा, तो इसको तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष, ये लंदन पुस्तकालय में संरक्षित है, ये याद कर लेना है। तो ये तो पांडुलिपि चित्रकला हो गई। भित्ति चित्रकला, जैसे मिथिला पेंटिंग में भी भित्ति चित्रकला है, उसी तरह से पाल कला में भी भित्ति चित्रकला है। ठीक है, तो भित्ति चित्रकला की बात करें तो भित्ति चित्र कहाँ से मिलते हैं? सराय टीला नालंदा से प्राप्त हुए। पालकालीन जो भित्ति चित्रकला है, यानी दीवार पे जो चित्र बनाए गए, वो सराय टीला नालंदा से मिलते हैं और ज्यामितीय पद्धति से इसका चित्रण किया गया है। खास बात है, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने होंगे। इसके बाद समीक्षा भी करनी होगी। समीक्षा में विशेषता आलोचनाएं दोनों होती है। स्थापत्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ठीक है, इस काल में महाविहारों का निर्माण हुआ और पूर्व से अधिक व्यवस्थित रूप में हुआ, ये खास बात थी। कांसे की मूर्तियां मिली हैं जो चोलकालीन नटराज मूर्ति के समकक्ष हैं, यानी चोलकालीन कांसे की मूर्तियों से उसकी तुलना किया जा सकता है। ठीक है, और पूर्व से प्रचलित तत्वों का दोहराव मिलता है। ये एक जो है ना आलोचना पक्ष में आप दे सकते हैं, मतलब कुछ नयापन नहीं मिलता है, दोहराव। जैसे महाविहार, स्तूप, चैत्य, यानी पूर्व में ये जैसा इसका विकास हुआ उसी तरह का यहाँ पे होता है, तो नयापन नहीं है, यानी दोहराव मिलता है। मथुरा, गंधार एवं गुप्तकालीन शैली के आधार पर निर्मित मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये एक आलोचना पक्ष है, लेकिन बहुत बड़ी आलोचना नहीं है, लेकिन फिर आलोचना आप कर सकते हैं। चित्रकला जो है अजंता, एलोरा और बाघ की गुफा चित्रों की पुनरावृत्ति है, ये भी आलोचना पक्ष है। अत्यधिक अलंकरण, ये हम कह सकते हैं कि अत्यधिक अलंकृत मूर्तियां हैं, या जो भी पाल कला के जो चित्र हैं, मूर्तियां हैं, वो उस पर जो है ना अत्यधिक अलंकरण है। ठीक है, और कृत्रिमता अधिक है, इस आधार पे कर सकते हैं। सहज सौंदर्य बोध का अभाव मिलता है, और अग्रभाग के आधार पे भी आप आलोचना कर सकते हैं। पिछला भाग सपाट है। तो कुल में या फिर देखें तो अगर मूर्ति कलाकारों की बात करें तो दो ही नाम मिलते हैं, दोनों बाप बेटे थे, एक धीमन और बिठपाल, यानी अन्य कलाकारों का नाम न मिलना भी एक आलोचना का विषय हो सकता है, क्योंकि एक ही घर के पिता पुत्र ही या तो सोर्स की कमी हो, या फिर जो है ना हो सकता है कि उतना प्रसार न हुआ हो, तो इस आधार पे जो है ना आलोचना की जा सकती है। फिर निष्कर्ष पूर्ववर्ती कला का विकास व्यापक दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। ठीक है, मतलब पहले से जो कला चल रही है उसमें विकास हुआ, तो ये भी व्यापक दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। तत्कालीन जनजीवन का चित्रण हुआ, ये निष्कर्ष में लिख सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के मध्य इसका विकास हुआ। आप देखिए कि पाल जो शासक थे त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने इस कला के विकास में रुचि ली, एक बड़ी बात है। ठीक है, आलोचना में भी एक पक्ष जाएगा कि चूंकि अस्थिरता का माहौल था, तो जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। लेकिन अगर विशेषता में भी इसको देखें तो देखिए कि अस्थिरता का माहौल होते हुए भी जो है ना गोपाल, धर्मपाल, देवपाल जैसे शासकों ने पाल कला के विकास में रुचि रखी और उसका विकास किया। तो ये दोनों पक्ष हो सकते हैं। सहिष्णुता का द्योतक है बौद्ध धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म का प्रभाव। ये जो पाल कला है सहिष्णुता का द्योतक है, गौरवशाली परंपरा का विकास को दर्शाता है। तो ये निष्कर्ष में लिखा जा सकता है। और वर्तमान में भी बिहार सरकार द्वारा इससे संबंधित अवशेषों को या पाल कला से संबंधित जो चिन्ह है
उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। तो इस आधार पे आप अपना जो आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और बाकी चूँकि ये आंसर फॉर्मेट किया गया है, कई चीज़ों पे हमने फोकस नहीं किया है। डायग्राम वगैरह आप बनाइएगा, इसके अलावा मानचित्र में दिखाना है और कई फैक्ट्स और जोड़ लेने हैं। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें और इसी तरह से लिखते रहें।